Okay, guys. So now we are going to do some आंसर राइटिंग पैटर्न। आपका एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं कि ये भी लिख दे, ये भी लिख दे, ये भी लिख दे, और कई बार जो थॉट्स आना चाहिए वो आता ही नहीं है। तो जैसे कि अपने बोलते हैं ना, 10 नंबर जब तक डायल नहीं करोगे तब तक फ़ोन नहीं बजेगा। चाहे 9 सही डायल करो, 10वां आप गलत डायल कर दो, फ़ोन लगेगा नहीं। पासवर्ड डालोगे, एक लेटर गलत डाल दो, पासवर्ड एक्सेप्ट होगा नहीं होगा। तो वैसे ही पढ़ाई में भी देर आर डिफरेंट डायमेंशंस। एक है जैसे इंस्टीट्यूट मैथ से कंसेप्ट को पढ़ना, दूसरा है समझना, तीसरा है आपको उसका समरी नोट्स बनाना, चौथा है फिर मॉडल क्वेश्चन आंसर्स को भी पढ़ना, उसका स्ट्रक्चर को समझना, फिर पांचवा होता है उसका राइटिंग प्रैक्टिस करना। तो अभी हम लोग मॉडल आंसर्स को पढ़ना चाहते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि जितना आंसर्स है दुनिया का उसको पढ़ेंगे, बट एक स्ट्रक्चरिंग पता चले। जैसे अब सप्लाई चेन का क्वेश्चन है अपने, ये मैट में आ जाइए आप, उसमें देखिए, उसमें लिखा हुआ डिस्क्राइब सप्लाई चेन, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन। तो डिस्क्राइब सप्लाई चेन का मतलब क्या है? देखो यहाँ लिखा डिस्क्राइब, डिफाइन नहीं लिखा। डिफाइन होता है तो छोटा सा होता है, डिस्क्राइब मतलब उस डेफिनेशन के बारे में और इलोंगेटेड वे में आपको लिखना है। तो डिस्क्राइब सप्लाई चेन के लिए सबसे पहले होगा डिफाइन। तो डेफिनेशन अब आपने समरी नोट्स में कई सारे लिखे होंगे। अगर आप अपना समरी नोट्स बनाने का सोर्स को देखो, जैसे कि इंस्टीट्यूट मैट, तो उसमें डेफिनेशन में हम लोगों के पास एक, जैसे ये वाला फर्स्ट वाला डेफिनेशन था, दूसरा वाला चोपड़ा जी का डेफिनेशन था। तो कोई भी एक डेफिनेशन लिखना है, कोई नहीं है ऐसा कि आपको ये स्पेसिफिक डेफिनेशन लिखना है। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, इट मे बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपनीज विच डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसके बारे में ना गणेशन जी ने बोला ना चोपड़ा जी ने बोला, ग्रुप ऑफ इंटर डिपेंडेंट कंपनीज बोलकर तो कुछ नहीं बोला। तो आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो। सेकेंड नंबर डिस्क्राइब बोला तो और फर्दर जाएंगे। तो डिस्क्राइब बोला तो फर्दर फिर आप कहाँ से उठाओगे? फिर आपको ये वाला पैराग्राफ उठाना पड़ेगा, लिंक्स और पार्टिसिपेटिंग कंपनीज, ओईएम वाला, ओबीएम वाला, फोकल कंपनी वाला। अपस्ट्रीम में सप्लायर बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम में कस्टमर बोलते हैं। फिर डिस्क्राइब बोला है तो आपको इसके बारे में भी बताना चाहिए। सप्लाई चेन वैल्यू चेन भी कहलाता है, डिमांड चेन भी कहलाता है। ये सब समरी नोट्स में होना चाहिए। आपने समरी नोट्स में अगर इनकॉर्पोरेट नहीं किया तो नीचे में जाके चैप्टर के एंड में आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा कि अगर डिस्क्राइब बोला है तो डिफाइन के साथ हम लोगों को ये डिटेल भी देना है, ये डिटेल भी देना है। डायग्राम भी बना के आ सकते हो आप। फिर कंपोनेंट्स पूछा है, बट कंपोनेंट्स के पहले फ्लो भी बता दो। तो इंस्टीट्यूट का एक्सपेक्टेशन है कि आप फ्लो भी बताओ जब डिस्क्राइब बोला है। तो 4 इंट्रिंसिक फ्लो है, मटेरियल फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो, फाइनेंस फ्लो, कमर्शियल फ्लो, और उसके बारे में भी एक एक लाइन बताओगे। फिर आप कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन जो उस क्वेश्चन में पूछा है उसके बारे में बोलोगे, जिसको याद रखने का कुछ कीवर्ड बनाया हुआ आपका होगा, PILTI करके, ऐसे आपने उसको भी 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करना है। तो देखो यहाँ पे आंसर स्ट्रक्चर क्या है। आप देखिए, पहले सप्लाई चेन का डेफिनेशन आया, फिर वही अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, ओईएम, ओबीएम, फोकल कंपनी के बारे में आया। फिर वैल्यू चेन होता है, डिमांड चेन होता है, उसके बारे में आया। फिर 4 इंट्रिंसिक फ्लो है, उसके बारे में आया, डिफरेंट नेम्स। फिर 4 फ्लो। डिस्क्राइब मतलब सब कुछ बताना है। फिर उसके बारे में भी एक एक लाइन लिखना है। अब आपने ये नहीं लिखा होगा तो नंबर काट लेगा। आपको अंदर वाला चीज नहीं देखेगा, स्ट्रक्चर ऑफ आंसर देखा जाएगा। फिर कंपोनेंट्स के बारे में पूछा है तो कंपोनेंट्स को अलग से एक्सप्लेन किया गया है। फिर हर एक कंपोनेंट का नाम होना चाहिए, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन्फॉर्मेशन, और सबके बारे में 2-2 लाइन। इतना डिटेल में नहीं तो 2-2 लाइन लिखना ही पड़ेगा कि ये प्रोडक्शन मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन मतलब एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ मार्केट प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, इट नीड्स प्लानिंग, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल हैव टू बी इन प्लेस। ठीक है, फिर इन्वेंट्री के लिए एट ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेन, इन्वेंट्री ऑफन एक्ट्स एज बफर अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। बफर अगेंस्ट अनसर्टेनिटी का काम करता है। हायर इन्वेंट्री होने से कॉस्ट ऑफ होल्डिंग बढ़ जाएगा, ऑप्टिमल इन्वेंट्री लेवल्स पे जाना है। लोकेशन में, लोकेशन फॉर प्रोडक्शन एंड स्टोरेज, इससे कॉस्ट एफिशिएंसी आए। ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब कीवर्ड्स है ना, आपका समरी नोट्स में घुसा हुआ होना चाहिए। अब लोकेशन में आप क्या लिखेंगे? अगर आपको कीवर्ड नहीं पता है कि लोकेशन फॉर प्रोडक्शन लिखना है, स्टोरेज ऑफ इन्वेंट्री लिखना है, कॉस्ट एफिशिएंसी लिखना है, तो ये सब समरी नोट्स का पार्ट है। आपने समरी नोट्स जो बनाया उसमें अगर खाली लोकेशन लिख के छोड़ दिया तो आप इलैबोरेट नहीं कर पाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन में आपको कॉस्ट इफेक्टिव मोड खोजना है, इसका
मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज क्रिटिकल, इंफॉर्मेशन में स्मूथ फ्लो होना चाहिए, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में काम आता है, क्या इंफॉर्मेशन का एग्जांपल, वेयर टू लोकेट इन्वेंट्री, हाउ बेस्ट टू ट्रांसपोर्ट इट। तो ये सारे कीवर्ड्स भी आपके पॉइंट्स के अंदर के समरी नोट्स में होने चाहिए। ठीक है, तो आपको आइडिया लगा कैसे आपको आंसर लिखना है, राइट? वेरी गुड। तो इस तरह से अभी जो जो क्वेश्चन आज तक अभी आए हुए एग्जाम में अपने उतना पे ही फोकस कर रहे हैं। ठीक है, वी आर फोकसिंग ओनली ऑन दोज विच हैव बीन पार्ट ऑफ आवर एग्जाम्स। देखो यहाँ सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिटिकली एनालाइज द एंड वेज मीन्स मॉडल ऑफ ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो यहां पर अब क्या लिखना है, क्रिटिकली एनालाइज मतलब क्या होता है? क्रिटिकली एनालाइज मतलब होता है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखना है। और क्रिटिकल जब बोलता है ना, तो इसका मतलब हम लोग ये भी बोलना चाहते हैं कि इस डिसएडवांटेज का सॉल्यूशन क्या है। अगर वो भी बता सको तो अच्छा है। जैसे एंड वेज मीन ट्रेडिशनल मॉडल था, तो उसका सॉल्यूशन था मॉडर्न वाला रिवर्स मैपिंग, तो वो तक जा सकते हो। बट अब देखो सॉल्यूशन में कैसे प्रेजेंट किया हुआ है। जैसे पहला डेफिनेशन बताया हुआ, आप देखो पहला पैराग्राफ में, तो एंड वेज मीन मॉडल क्या है? इट इज अ यूजफुल टूल फॉर planning and setting goals. It clarifies the vision and mission statement, identify issues, objectives, set objectives, develop strategies, allocate resources and evaluate progress. तो ये डेफिनेशन हुआ। अब आपको देखना है कि आपका जो समरी नोट्स है उसमें डेफिनेशन कैप्चर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो एंड वेज मीन्स में अगर हम जाते हैं तो इफ यू विल सी, आप शायद ये वाला तो लिख ही सकते थे, द Endways means is a model of traditional strategic planning. The model establishes corporate objectives, develop a strategy, assimilate and put to use resources necessary to implement the strategy. आप यहाँ तक लिख सकते थे, right? आप ये वाला लिखते, और यहाँ पर भी वैसे उसी को थोड़ा सा और अलग लैंग्वेज में दे दिया। तो ये समरी नोट्स में नहीं है, बिकॉज बुक में ही नहीं, कहाँ से उठा के ये लैंग्वेज डाल दिया। तो पॉइंट है कि आप थोड़ा बहुत ब्लेंड कर सकते हो, बट स्ट्रक्चर को पकड़ के चलो आप। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा आप एग्जैक्ट वर्ड्स को पकड़ो, बट ये सब वर्ड्स को भी अपने समरी नोट्स में इंक्लूड कर लो तो बेहतर है आपके लिए। आप एग्जैक्ट सेंटेंस तो कभी नहीं बना सकते, बट वर्ड्स को तो कैप्चर कर ले हम लोग कि सबके बारे में लिख रहे कि नहीं। फिर एंड वेज मीन में एंड का मीनिंग, वे का मीनिंग, मीन्स का मीनिंग बताया। तो एंड्स मतलब ऑब्जेक्टिव्स, वेज का मतलब है हाउ विल द ऑब्जेक्टिव बी अचीव्ड, मीन्स मतलब हाउ द रिसोर्सेज वुड बी एलोकेटेड। तो वो चीज़ आपको समझाया भी गया था, और आपने समरी नोट्स में ये तीनों चीज़ के बारे में लिखा ही होगा, तो उसको भी यहाँ पे लिखना है। फिर इसके बाद एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस तो समझ में आ ही रहा, एक तरह से डेफिनेशन एंड एडवांटेजेस जो है ना वो यहाँ पे ही लिख दिया गया है। डेफिनेशन के साथ ही एडवांटेजेस यहाँ पे लिख दिया गया है। अब डिसएडवांटेज मतलब लिमिटेशन लिखना है। तो लिमिटेशन मतलब अगर आप समरी नोट्स को देखोगे तो लिमिटेशन में आपने सिर्फ यही लिखा होगा कि इट सफर सम अनसर्टेनिटीज इन एवर चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या इशू होता है कि आप जो भी अपने बिजनेस में सोच के चल रहे हो वो अगर रियल वर्ल्ड में मटेरियलाइज नहीं हुआ तो आप अपने आप को ओवरनाइट चेंज नहीं कर पाओगे। सो अनसर्टेनिटी के साथ रिस्पॉन्सिवनेस हमारा नहीं रहेगा। तो ये मेन डिसएडवांटेज है जो आपको लिखना आ जाएगा। बट अगर आप यहाँ का मॉडल आंसर पढ़ोगे, ये मॉडल आंसर मैंने नहीं बनाया, इंस्टीट्यूट ने बनाया। इंस्टीट्यूट ने कितने सारे पॉइंट्स दे दिए लिमिटेशन के जो कि आपके मैट में नहीं दिए हुए थे। तो आप बोले हाँ ये कैसे होगा, ऐसे नहीं, बस अभी पता चल गया ना, तो इसको इनकॉर्पोरेट कर लेना है अपने समरी नोट्स में कि लिमिटेशंस बोलकर और भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ गए, हम उसको भी यहाँ पे लिखेंगे। तो लिमिटेशंस में नंबर 1 है आपको डिफिकल्टी टू एक्यूरेटली असेस द रिसोर्स। नंबर 2 लिमिटेशन है कि आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। नंबर 3 है लिमिटेड पर्सपेक्टिव ऑन एनवायरनमेंट है। नंबर 4 है इट कैन नॉट अकाउंट फॉर अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस। नंबर 5 है रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। तो ये 5 लिमिटेशन बता दिया, जबकि हम लोग शायद खाली एनवायरनमेंट वाला पॉइंट लिख पाते। तो आंसर्स पढ़ने से पता चलता है कि और 4 पॉइंट हम लोग पढ़ सकते थे। अब आप बोलेंगे तो सर एग्जाम में वो 1 पॉइंट लिखते तो हमको मार्क्स मिलता। मेरे हिसाब से मिलता, कोई जरूरी नहीं कि 4 पॉइंट ही लिखना है। ये क्या होता है ना, ये जो आंसर्स आते हैं ना थोड़े लंबे आते हैं। नॉर्मली जो आंसर होने चाहिए उससे थोड़ा इलोंगेटेड वर्जन आता है, जिससे इनमें से फ्यू पॉइंट्स भी मैच होता है तो फुल मार्क्स मिलता है। ठीक है, अब चेक करने वाला कभी कभी अगर बदमाशी किया, उतना बुद्धि नहीं लगाया,
खाली मैच कर रहा है तो बात अलग है, बट अगर एक जेन्युइन चेकर होगा तो पूरा मार्क्स देगा। और लास्टली आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में आइडियली लिखना चाहिए लिमिटेशन को ओवरकम कैसे करें। तो लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए इसने बताया कि आपको कंटिन्यूसली रिव्यू करते रहना अपना गोल को एंड स्ट्रेटजी को एंड इवेल्युएट करना है इट्स प्रोग्रेस टू मैक्सिमाइज द गोल। तो आपका यहाँ पर रेमेडी करके बताया। रेमेडी में क्या बताया? कंटिन्यूअस रिव्यू। बट मुझे ऐसा लगता है, मैं अगर एज अ स्टूडेंट आंसर लिख रहा होता तो मैं यहाँ पर रिवर्स मैपिंग का एग्जांपल दे देता कि इसलिए एक मॉडर्न अप्रोच है रिवर्स मैपिंग, जिसमें कस्टमर को के हिसाब से सारा प्लानिंग किया जाएगा, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारा प्लानिंग किया जाएगा। तो रेमेडी में कंटिन्यूअस रिव्यू के साथ साथ ये माई सजेशन है, माई सजेशन इज सर सजेशन कि आप इसमें इसके साथ साथ रिवर्स मैपिंग का भी एक लाइन लिख सकते हो। यहाँ पे भले ही नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो नहीं दिया हुआ, मैं क्या करूँ। बट लिमिटेशंस का एडिशनल पॉइंट आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा समरी नोट्स में, जिससे कि आपको बार बार ये क्वेश्चन आंसर नहीं देखना पड़े। इनकॉर्पोरेट इन समरी नोट्स, ध्यान रखना, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दिस इन समरी नोट्स। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर पढ़ के भी मिलता है तो उसको समरी नोट में डालना है। तो सर समरी नोट तो हम बना लिए थे, अब ये पॉइंट्स कहाँ लिखे? पर नीचे मार्जिन में जगह देख के लिख दो ना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में लेके चलते हैं आपको। थोड़ा आपको ना अभी जैसे माइंड को ना ओपन करना पड़ेगा कि हाउ क्वेश्चंस आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। अगर आप सोच रहे हो कि जस्ट हमें जो इंस्टीट्यूट मैट में दिया हुआ है उसी को बस पढ़ के याद करके लिख के आना है, तो थोड़ा सा आपका भ्रम है। इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप कुछ और भी ऐड करो। अब कहीं कहीं थोड़ा दुविधा है कि वो चीज अपने से ऐड नहीं हो सकता, कहीं कहीं पॉसिबल है, ठीक है। जैसे लिमिटेशन फिर भी मैं बोल सकता हूं कि इंसान थोड़ा 1-2 पॉइंट और बना सकता है, मैं ऐसा मान रहा हूं। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसा चीज है कि वो खुद से ऐड हो नहीं सकता है। वो अभी अपने को एग्जाम में अगर डायरेक्ट फेस करना पड़ा तो जितना अपने को आता अपने उतना ही लिख सकते हैं, समझ गए। अगर एग्जाम में कुछ ऐसा हो गया तो जितना आता उतना लिखेंगे और क्या करेंगे। एटलीस्ट जो नेक्स्ट टर्म के बच्चे हैं फिर उनको पता चल जाएगा कि ये भी एडिशनल है तो इसको पढ़ लो। तो अभी आपके पास तो ये सब रिसोर्सेज है तो आप इसको अपने पढ़ाई में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। अब इसमें से आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर कुछ वो नया एक्सपेक्ट करेगा तो आपको जितना आता उतना ही लिखना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे सीआरएम बोल रहे हैं, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है डिसीजन ग्रिड एनालिसिस, उसका क्वेश्चन है। तो डिसीजन ग्रिड का कंपोनेंट पूछा है, ये हम लोग पढ़े ही नहीं है कंपोनेंट। और फिर बोला 4 सेगमेंट्स, तो हम 4 सेगमेंट्स जरूर पढ़े। मैट्रिक्स का 4 हिस्सा याद है, लूजर, विनर, प्रॉब्लम, पोटेंशियल, तो 4 सेगमेंट है, बट कंपोनेंट्स बोल के कुछ था ही नहीं, तो कंपोनेंट्स वाला पार्ट नया दे दिया। अब आप बोलेंगे सर कंपोनेंट्स में हम क्या लिखे? जो तुमको डिसीजन ग्रिड एनालिसिस का बेसिक मीनिंग पता है वो लिख के आ जाओ। कैसे बताएंगे कंपोनेंट्स? क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट मैट में आप जाके देखेंगे कोई कंपोनेंट बोलकर डिसीजन ग्रिड एनालिसिस का कोई बात ही नहीं किया हुआ है। अगर आप सीपीए को देखोगे तो सीपीए का अप्रोच रोड बताया हुआ है, बट डिसीजन ग्रिड एनालिसिस का सीधा तो सेगमेंट ही बताया हुआ है। और क्या है, व्हाट इज डिसीजन ग्रिड, वो बता सकते हो। ग्राफिक टूल है जिससे कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी को ग्राफ करके वॉल्यूम के साथ हम समझ पाते हैं कि व्हाट रियली कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी इज। इतना ही तो पता चलता है बस। अब कंपोनेंट बोल के यहाँ दिया ही नहीं है। तो आपको ये पढ़ के समझ में आ रहा है कि क्या नया ऐड करना है। तो कंपोनेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। व्हाट आर द न्यू कंपोनेंट्स ऑफ डिसीजन ग्रिड एनालिसिस, तो उसका सॉल्यूशन है, ये रेफरेंस इसका सीपी होगा। उसका सॉल्यूशन क्या है? कंपोनेंट्स देखो लर्न करना पड़ेगा, न्यू आ गया। व्हाट आर द कंपोनेंट्स? आइडेंटिफाई द डिसीजन प्रॉब्लम, build the decision grid, evaluate the alternatives, score the alternatives, make a decision. अब क्या बोला? Identify the decision problem. This involves clearly defining the decision problem and its alternatives. Decision grid analysis मतलब क्या है? जैसे कोई भी डिसीजन को एनालाइज करने का एक तरीका बताया जा रहा है इन जनरल वे।
तो बोल रहा है जो चीज के बारे में डिसीजन लेना है वो पहले पता करो। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं कि आपका सीपीए हमें जानना है, तो दैट सीपीए शुड बी आइडेंटिफाइड। डिसीजन ग्रिड से सिर्फ सीपीए होता है ऐसा नहीं है। डिसीजन ग्रिड एक टूल है जिसमें कोई भी प्रॉब्लम को एक ग्रिड बनाकर देख सकते हैं। फिर उसका ग्रिड बनाओ, तो ग्रिड में आपको सोचना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस में हम क्या रखें, वाई एक्सिस में क्या रखें। जैसे यहाँ पे बोल रहा है बिल्ड द ग्रिड, तो बिल्ड द ग्रिड का मतलब क्या है? दिस इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्टिंग अ ग्रिड दैट इंक्लूड डिसीजन, प्रॉब्लम, क्राइटेरिया एंड ऑल्टरनेटिव्स। तो क्राइटेरिया एंड ऑल्टरनेटिव्स में जैसे अगर आप बोलेंगे तो वॉल्यूम और प्रॉफिट परसेंट को लेकर हमारा ग्रिड बन रहा है, ठीक है। तो क्राइटेरियाज, प्रॉब्लम एंड ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या आते हैं, जैसे यहाँ पे 4 ऑल्टरनेटिव आया है तो वो ऑल्टरनेटिव्स आपको खड़े करने पड़ेंगे। फिर इवेल्युएट करना पड़ेगा ईच ऑल्टरनेटिव, असेसिंग ईच ऑल्टरनेटिव अगेंस्ट ईच क्राइटेरिया एंड असाइनिंग वेट्स टू ईच क्राइटेरिया। वेट्स वाला पॉइंट इसलिए बोला हुआ है कि आप इनमें से किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हो। तो इट इज बेसिकली असेसिंग ईच ऑल्टरनेटिव। ये क्या बोल रहा है? असेसिंग ईच ऑल्टरनेटिव। फिर क्या है? फोर्थ, स्कोर द ऑल्टरनेटिव्स। तो स्कोरिंग ऑल्टरनेटिव्स का मतलब क्या? दिस इन्वॉल्व स्कोरिंग ईच ऑल्टरनेटिव ऑन ईच क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द वेट्स असाइंड। मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए स्कोरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप मान लीजिए, एक एग्जांपल के लिए आपको समझा रहे हैं, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीपीए मान लीजिए ये कैटेगरी है आपका लूजर, ये कैटेगरी है विनर, ये कैटेगरी है पोटेंशियल, ये कैटेगरी है प्रॉब्लम, ठीक है। या ये पोटेंशियल बोलो, ये प्रॉब्लम बोलो, आपको ये पता है क्या है एज पर डिसीजन ग्रिड। तो अब हम लोगों ने पहले सोचा सीपीए का ग्रिड बनाना है। दूसरा स्टेप हमने सोचा ग्रिड कैसे क्रिएट होगा, इधर वॉल्यूम डालेंगे और इधर प्रॉफिट परसेंट डालेंगे। फिर हमने क्या सोचा? हमने सोचा कि अब हर ऑल्टरनेटिव्स का इंपॉर्टेंस क्या है और आपको हर एक जगह वेट देना है। जैसे सीपीए में वेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे डिसीजन ग्रिड के एनालिसिस हो सकते हैं जहां पर आप हर एक कैटेगरी को वेटेज दे सकते हो। जैसे सीपीए क्या कहता है कि विनर्स को रिटेन करना है, लूजर को एलिमिनेट करना है, ठीक है, पोटेंशियल से और बिजनेस लाना है, प्रॉब्लम को अगर हो सके तो टर्न अराउंड करना है, राइट। तो अब इसको कोई मैथमेटिकल मॉडल का अगर शेप दिया जाए तो यहाँ पे जैसे हर एक को वेट दिया जा सकता है, 20%, 30%, 50%, ऐसा करके कोई वेट दिया जा सकता है। और फिर वेट देने के बाद बोल रहा है स्कोर करो ऑल्टरनेटिव्स को। दिस इन्वॉल्व स्कोरिंग ईच ऑल्टरनेटिव ऑन ईच क्राइटेरिया। मतलब आपको अब देखना पड़ेगा कि जो भी आपने वेट असाइन किया उसके हिसाब से आप यहां पर कितना स्कोर दे रहे हो। स्कोर मतलब क्या है? बेसिकली आप ऐसे सोचो कि कितना कस्टमर यहां पे है, जैसे मैं सीपीए के एंगल से बता रहा हूं, कितना कस्टमर यहां पर आपका है, कितना कस्टमर यहां पे है। कुछ एक न्यूमेरिक डेटा सप्लाई कर लो। वेट आप अपने मन से असाइन करोगे और फिर कुछ न्यूमेरिक डेटा, एग्जाम्पल में बी नंबर ऑफ कस्टमर्स फॉलिंग इन ईच सेगमेंट, नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ईच सेगमेंट, समथिंग लाइक दैट। कोई स्कोर मतलब कोई नंबर असाइन कर दो और फिर क्या करो? डिसीजन ले लो कि कौन सा फाइनली आपको बेस्ट लगता है जिसके लिए आप काम करोगे। तो डिसीजन ग्रिड एनालिसिस बेसिकली एक तरह का इन जनरल डिसीजन मेकिंग टूल होता है जिसमें एक डिसीजन को ग्रिड के फॉर्म में रखकर इवैल्यूएट करके सोचते हैं। समझ में आया आपको? एक डिसीजन को ग्रिड के फॉर्म में रखकर इवैल्यूएट करके सोचते हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक नया चीज था जो आपके मैट में नहीं था बट आपको क्वेश्चन में मिला। तो क्वेश्चन करके हम लोग सीखते हैं। ये मैं अगर चाहता तो मैं पहले ही आपको बता देता, मैं नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मैं सस्पेंस रखा। मैं बोला देखो एग्जाम किस तरह से फ्लो करता है। अब आप अगर क्वेश्चन का पार्ट को नहीं करके जाओगे, नहीं देख के जाओगे पास्ट क्वेश्चंस क्या आए हैं, मतलब ये एसपीएम सब्जेक्ट का कहानी ऐसा नहीं है, ये हर सब्जेक्ट का कहानी जहाँ पे थ्योरी आता है और थ्योरी सब्जेक्ट का भी यही कहानी है। अगर आप क्वेश्चन नहीं देख के जाओगे तो पता चलेगा पूरा
फिर भी नहीं कर पा रहे हो, इसके बाद भी चांसेस है कि कुछ अलग आ जाएगा, तो वो हैंडल करना पड़ेगा एग्जाम हॉल में। तो अब ये अगर फर्स्ट टाइम आपके एग्जाम में आता तो आप नहीं बता पाते ये, क्योंकि 5 स्टेप हम लोग को मालूम ही नहीं है। तो अब आप इसको समरी नोट्स में इनकॉर्पोरेट करोगे, डिसीजन ग्रिड को जाके अपना समरी नोट्स में आपको यहाँ पे लिख लेना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर CRM का जो समरी नोट्स का मैंने आपको लिस्ट दिया था उसमें ये भी लिख लूँगा। मैंने कहाँ लिखा मुझे याद भी नहीं है, बट जहाँ पे भी आपका लिखा हुआ है आप अकॉर्डिंगली प्लीज़ CPA का ये नोट्स में जाकर अपडेट कर लें कि आपको प्लस कंपोनेंट्स ऑफ डिसीजन ग्रिड भी पढ़ना है जो आपको नोट्स से मिला है। तो समरी नोट्स भी अपग्रेड करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। और कुछ जानकारी मिल जाएगा जब तक एग्जाम नहीं आ जाएगा, तो फिर समरी नोट्स अपडेट होगा। अब 4 सेगमेंट्स आपको अभी CPA के केस में डिसीजन ग्रिड का मालूम ही है, लूजर, प्रॉब्लम, पोटेंशियल, विनर। तो कौन लूजर है और उसका स्ट्रेटजी क्या है, दोनों आपको बताना है। जैसे लूजर क्या है, लो वॉल्यूम है और लो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, और उसको एलिमिनेट करना है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के साथ नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ठीक है, बट द सेल्स वॉल्यूम इज ऑन हायर साइड, तो ये प्रॉब्लम है, तो उसके साथ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी करना है। शायद मैंने उल्टा बोल दिया था क्या, प्रॉब्लम के साथ, पता नहीं, मेरे को याद आ रहा है कि सही बोला था, बट फिर भी अगर उल्टा बोला हो तो आप घुमा लीजिएगा अपने दिमाग में। फिर पोटेंशियल जो है उसके साथ क्या करना है, उसके साथ जनरेट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन वो कर ही रहा है, वो प्रॉफिटेबल है, बस वॉल्यूम बढ़ाना है। तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए वेरियस प्रमोशनल स्कीम्स अपने को लगाने हैं, ठीक है, और विनर को रिटेन करना है, जो जनरेट कर रहा है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन एज वेल एज पॉजिटिव वॉल्यूम, उसको रिटेन करना है। तो कौन क्या है प्लस क्या स्ट्रेटजी लगानी है, दोनों का आंसर आपको लिखना है। तो ये समझ में आ गया आपको डिसीजन ग्रिड एनालिसिस। तो जो नया मिला उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे आप, है ना। ये मेरे हाथ का नहीं है, मैं क्या करूँगा, मैंने ऐसा नहीं किया है ना, आपको ये इंट्रिकेसी समझना है। अब 4th जैसे देखो CRM का क्वेश्चन है, तो अब CRM का अगेन डिस्क्राइब लिखा है, ध्यान देना, डिफाइन नहीं लिखा, डिस्क्राइब। क्या लिखा है, डिस्क्राइब। तो जब डिस्क्राइब बोल रहा है तो क्या करने का है, आपको डिफाइन करने के बाद और पॉइंट्स देने पड़ेंगे। फिर एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स, अब एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स बोलकर कोई सेक्शन है ही नहीं, अपने नोट्स में जाओ। एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स अगर आप CRM का नोट्स जाके देखोगे तो CRM के नोट्स में डेफिनेशन मिल जाएगा, कुछ इश्यूज मिल जाएगा, टाइप्स मिल जाएगा, फिर मॉडल्स आ गया, एडवांटेजेस बेनिफिट्स है ही नहीं। तो ये एडवांटेजेस बेनिफिट्स आपको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू इनकॉर्पोरेट एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स इन योर नोट्स बाय यूजिंग द पॉइंट्स फ्रॉम द क्वेश्चंस, सो दैट आपका एक कंप्रिहेंसिव तैयारी हो जाए, राइट। तो अब डिस्क्राइब करना है तो CRM का डेफिनेशन लिखा, देखो यहाँ पर, इट इज अ बिजनेस स्ट्रेटजी कंप्राइज्ड ऑफ प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्निकल चेंज वेयर बाय कंपनी सीक्स टू बेटर मैनेज इट्स एंटरप्राइज अराउंड इट्स कस्टमर बिहेवियर्स, acquiring and deploying knowledge about customers, using the information across various customer touch points to increase revenue and achieve cost reduction through operational efficiencies। आप इतना बड़ा डेफिनेशन लिखो कोई ज़रूरी नहीं, आप शॉर्ट करके लिख सकते हो, जैसा कि आपको हमने पहले सिखाया था कि आप बोल सकते हो कि मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द कस्टमर्स टू जनरेट मोर प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसका डिस्क्राइब के लिए और पॉइंट्स क्या लिख रहे हैं, तो और पॉइंट्स में आपको क्या क्या यहां पे समझा रहा है पहले उसको देखो। द एडॉप्शन ऑफ CRM इज बीइंग fueled by recognition that long-term relationships with customers are one of the most important assets of the organization। और इसमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर्स पे फोकस किया जा रहा है। इट इंटेल्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरेक्शंस दैट अ कंपनी हैज विद इट्स कस्टमर, वेदर इट्स सेल्स और सर्विस रिलेटेड। देखो पॉइंट्स कैसे बना रहे। CRM is often thought of a business strategy that enables business to understand the customer, retain customer, attract new customer, win new clients and contracts, increase profitability, decrease customer management cost।
फिर फर्दर इट इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू आइडेंटिफाइंग, एक्वायरिंग एंड रिटेनिंग कस्टमर्स by enabling organization to manage and coordinate customer interaction across multiple channel, department, line of business and geographies. CRM help organization maximize the value of every customer interaction and drive superior corporate performance. अब आप बोलो कि ये जो डिस्क्राइब करना है वो यहाँ पे नोट्स से हमको कैसे मिलेगा? आप कौन सा नोट्स को यहाँ पे रेफर करके डिस्क्राइब करो, आप ये देखो. तो आप अगर एग्ज़ाम में इसको डिस्क्राइब करते तो शायद आप CRM का एक डेफिनेशन तो लिख ही लेते. यहाँ तक तो मैं अज्यूम कर ही रहा हूँ कि आप डेफिनेशन ऑफ CRM लिख लेते कि इट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट एंड इज़ बिल्ट अराउंड अ सॉफ्टवेयर दैट एनेबल एन एंटरप्राइज मैनेज कस्टमर रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइज्ड वे. कुछ भी डेफिनेशन लिख लेते. इट इज़ अ बिजनेस स्ट्रेटजी दैट बिल्ड्स अराउंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी. यहाँ तक तो लिख ही लेते. ठीक है. फिर डिस्क्राइब करने जाते तो आप इश्यूज और मिस रिप्रेजेंटेशन को लिख रहे होते. तो मेरे हिसाब से वो भी सही होता. देख वो मेरे हिसाब से. बट ऐसा हमने देखा है कि एग्जामिनर्स उतना सिंसियर नहीं होता है तो वो कई बार मैच करता है और ये ही हमारा लक फैक्टर होता है एग्जाम में, जिसमें हम थ्योरी में कई बार फंस जाते हैं. इसलिए जब प्रैक्टिकल हो ना तो प्रैक्टिकल को बहुत अच्छे से करना चाहिए, जिससे कि प्रैक्टिकल में ये प्रॉब्लम नहीं आता. थ्योरी में चेकर का प्रॉब्लम आता है, प्रैक्टिकल में कम आता है. मतलब प्रैक्टिकल में भी धोखा करता है. 4 डेसिमल नहीं किया, 2 डेसिमल कर दिया तो नंबर काट के 0 दे दिया, तो क्या बोलेंगे हम. बट यहाँ पे ये सब क्या है ना, ये एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है आप देखिए, ये आपके इंस्टीट्यूट मैट से कॉपी करके नहीं दिया हुआ है. ये एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है ये इंस्टीट्यूट ने खुद से बना के दिया है. तो आपको यहाँ से कुछ वर्ड्स अगर अपने डेफिनेशन के साथ इनकॉर्पोरेट करना हो तो आप कर लीजिएगा. ठीक है. CRM is a business strategy, CRM is a long-term relationship with customers, ये सब keywords है. CRM has all aspects of interaction that a company has with its customer. CRM is an integrated approach. CRM maximizes the value of every customer interaction and drives superior performance. CRM business strategy में क्या क्या points लिखना वो भी लिख सकते हो आप. तो these are the ways where you can explain. So this again explanation is a new thing which is not there in your summary notes. So how will you write? You have to understand by reading the answers also. ठीक है. तो जहां जहां मिल रहा है वहां वहां अपडेट कर लो. अभी और कोई उपाय नहीं. मैं अपने तरफ से कहीं से ला के दूंगा वो काम नहीं आएगा. मेरे को नहीं पता है कहाँ से लाया जा रहा है. एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स भी ये न्यू है क्योंकि ये हमारे नोट्स में नहीं था. तो बेनिफिट्स एडवांटेज आप खुद से भी 2-4 पॉइंट सोच सकते हो कि रिटेन करने काम आएगा कस्टमर को, है ना. कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा. 2-3 पॉइंट तो आप सोच ही सकते हो. फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर पाएंगे, क्वालिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा सेल कर पाएंगे, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन कॉस्ट, ट्रबल फ्री रन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, फास्ट एंड रिलायबल प्रेडिक्शंस कर पाएंगे, टीम वर्क बेटर हो जाएगा, स्टाफ मोटिवेशन बेटर हो जाएगा, रियल टाइम एक्सेस आ जाएगा इन्फॉर्मेशन का, कस्टमर्स के लिए और टाइम बचेगा, बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विसेज, ऐसा सब हो पाएगा. ठीक है. तो ये जो हम लोगों को पॉइंट्स दिया हुआ है ये अगेन इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तब आपका नॉलेज कंप्लीट होगा. ठीक है गाइस. पॉजिटिव एटीट्यूड से सब चीज़ को लेना है. ऐसा नहीं कि निराश हो जाना और सोचना हाय हाय ये होगा तो क्या होगा. अपना फ्यूचर को अनसर्टेन सोच के नहीं चलना है. सोचना है कि अभी हमको इतना पता चल गया, मैं इसके हिसाब से इम्प्रूव कर लूँगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. ये CRM के ऊपर है. ब्रीफली एक्सप्लेन 3 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ CRM to facilitate building relationship with customers. Discuss the impact of CRM initiative on an organization in terms of enhanced risk that it may face. तो enhanced risk के हिसाब से आपको बोल रहे हैं CRM लगाने से क्या रिस्क बढ़ जाएगा. CRM लगाने से क्या रिस्क बढ़ जाएगा. What will be the enhanced risk? CRM लगाने से क्या रिस्क बढ़ जाएगा. तो ये मेरे को लग रहा है नया है, इसके बारे में हम लोग पढ़े नहीं है. बट 3 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स जो है वो हम लोग जानते हैं, विच इज बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ CRM. तो 3 फंडामेंटल एस्पेक्ट, वर्ड 3 बोला है तो 3 से 3 क्लिक कर रहा है. स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल और एनालिटिकल. बट अब देखो ये विडंबना क्या है कि इंस्टीट्यूट ने जब इसका आंसर लिखा फंडामेंटल एस्पेक्ट्स का तो उसमें ऑपरेटिव एनालिटिकल तो मैच किया बट स्ट्रेटेजिक की जगह कोलैबोरेटिव लिख दिया. तो एक नया पॉइंट घुसा दिया. स्ट्रेटेजिक वर्ड घुसाया ही नहीं.
तो कोलैबोरेटिव सीआरएम क्या होता है, ये बताना चाह रहा है कि यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको इस तरह से रखना है कि सारा डेटा इंटरकनेक्टेड हो. तो इट इज जस्ट यूजिंग इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी विच इज creating a smooth flow of seamless information throughout the supply chain. तो अब आप एग्जाम में क्या लिखेंगे, देखो कुछ चेकर होंगे जो तीनों में मार्क्स देगा, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल, एनालिटिकल में मार्क्स देगा. कुछ चेकर होंगे जो बोलेंगे हम तो कोलैबोरेटिव वर्ड देखिएगा तभी मार्क्स देगा. कुछ नहीं कर सकते. तो अभी एग्जाम में क्या करना है सर, तो एग्जाम में मेरे हिसाब से तो स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल और एनालिटिकल ही लिखना है और कोलैबोरेटिव के बारे में एक पॉइंट लिख देना है. आई थिंक दिस शुड बी रिटन एज एन एडिशनल पॉइंट. मतलब आप स्ट्रेटेजिक सीआरएम भी लिखेंगे जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सेट करने के बारे में हैं, और उसके बाद ये भी कंक्लूजन के तरह लिख देंगे कि इसके बिना सीआरएम अधूरा है, कोलैबोरेशन के बिना, विदाउट दिस सीआरएम का पर्पस अचीव नहीं होगा. तो आपको अपने एग्जाम का आंसर में चारों बात लिखना चाहिए अगर आप अभी आज के बाद आगे बढ़ रहे तो ये सारा लिख लिया. आप अपने जाके समरी नोट्स में एक पॉइंट और ऐड करेंगे, वो है कोलैबोरेटिव सीआरएम एंड विच इज अबाउट इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन या थ्रू आउट द सप्लाई चेन बोल सकते हो. इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द सप्लाई चेन, राइट. तो अब ऐसे कुछ एड ऑन भी होंगे, उसका हम कुछ नहीं कर सकते बेटा. हम तो एक बार सिलेबस पढ़े, फिर हम देखे क्वेश्चन में जाके एड ऑन हो रहा है, तो हमें एड ऑन अपने समरी नोट्स में भी करना पड़ेगा. इसके बाद देखो सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, इंपैक्ट ऑफ सीआरएम इनिशिएटिव इन टर्म्स ऑफ एनहांस रिस्क. तो दो चीज के बारे में बताना है, इंपैक्ट ऑफ सीआरएम इनिशिएटिव and enhanced risk. Impact of CRM initiative and enhanced risk. Okay. अब ये दोनों को हम कैसे यूज करें, कैसे इससे लेकर आंसर बनाए. तो CRM इनिशिएटिव का पहले इंपैक्ट लिखना है. दिस इज द फर्स्ट थिंग. ये सब हम लोग के बुक में नहीं है, क्वेश्चन में पूछा है तो सोचना पड़ेगा इंपैक्ट क्या हो सकता है सीआरएम इनिशिएटिव का, और उससे रिस्क निकाल के बताना है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. तो इसका आंसर बहुत अच्छा है. अगर खुद से सोचो क्या पॉइंट लिख सकते हो, वो मैच हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई उपाय नहीं है. बट पॉइंट ये हो सकता है जैसे कि अगर सीआरएम आ गया तो एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा कि रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ना चाहिए. तो इससे प्रेशर आ जाता है और ज़्यादा काम करना है, नया सॉफ्टवेयर ले आया, नया सॉफ्टवेयर मतलब नया एक्सपेक्टेशन, नया एक्सपेक्टेशन मतलब प्रेशर. ठीक है. फिर सारा डेटा जो है ना सबके पास अवेलेबल होगा, तो ये अच्छा भी है तो ये बुरा भी है. तो सब कोई किस तरह से उस डेटा को हैंडल करेंगे, ऐसे इम्पैक्ट सोचना पड़ेगा. अब देखो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स दिया हुआ है. इम्पैक्ट में एक बोला है increased expectations for revenue and profit. तो इससे प्रेशर क्रिएट होगा ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, और ये प्रेशर क्रिएट होगा तो कहीं ना कहीं आप कुछ चीजें कंट्रोल में ले नहीं पाओगे जो नया काम करना है. फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मल्टीपल चैनल्स, इतना सारा जो आप कस्टमर टच पॉइंट्स को लेके चल रहे हो, उसको कैसे हैंडल करोगे, उसका कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स वर्क है. फिर कुछ वाइटल एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सबको मिल रहे हैं. ठीक है. कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट योर कस्टमर, हाउ दे आर थिंकिंग, may be transmitted and shared across new network systems and platforms. फिर क्या है, significant changes to the organization attitude and beliefs is required. Attitude, belief, नहीं तो लोग adopt ही नहीं करेंगे नया system. Placing heavy reliance on organizational employees for the successful adoption of the solution. Placing heavy reliance on organization employees. Placing heavy reliance on organization employees. अगर आपका एम्प्लॉय डिपेंडेंट नहीं है तो सिस्टम काम नहीं करेगा.
तो ये इम्पैक्ट बेसिकली एक तरह से 4 रिक्वायरमेंट को भी समझा रहा है, एक तरह से आपको 4 सिचुएशन आपके यहाँ पे अराइज हो सकता है, इसका ध्यान रखना है, ये भी समझा रहा है। अब इसका रिस्क क्या है? दीज आर द रिस्क, दीज फैक्टर्स इंट्रोड्यूस मेनी रिस्क टू द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट आर द रिस्क? रिस्क यही है कि आपका इंटरनल कंट्रोल हाथ से चला जाएगा, आपका एम्प्लॉय अगर डिपेंडेंट नहीं है और डेटा लीक कर दिया, प्राइवेसी इशू हो गया, तो जैसे लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल, पुअर सर्विस, फिर क्या बोला है, सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा। कई बार आप गलत ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के साथ काम करने लग जाते हो तो उससे एफर्ट वेस्ट हो जाता है, ठीक है। फिर वायलेशन टू कस्टमर प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, यहाँ पे ऊपर में भी बोला है। इनइफेक्टिव, इनकंसिस्टेंट और इनएफिशिएंट प्रोसेसेस, ना कॉम्प्लेक्स है ना, तो बहुत सारा वेज ऑफ हैंडलिंग चीज बन गया और कुछ पता चला जरूरत ही नहीं था, वो तरीका ही सही नहीं था। बहुत सारा रीवर्क होता है और ये सब हम लोगों ने फेस किया हुआ अपने यहाँ पर, तो हम ये पूरा पेन फील कर पाते हैं। ये सब रिस्क के बारे में हम पहले सोचे भी नहीं थे, हमने बस झट करके CRM इंट्रोड्यूस कर दिया था। इतना सोच समझ के हम लोग आगे बढ़े ही नहीं थे। कई बार ये सब लगता है कि इतना कौन सोचेगा, काम करो, गलती करो, सीखो, ऐसे भी सोचते हैं हम लोग। बट क्या किताब किताब है, थ्योरी थ्योरी है, तो उसको उसके हिसाब से पढ़ के चलना पड़ता है। आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये आपको फिर से इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपने समरी नोट्स में। क्वेश्चन 6 में जाकर अब देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। With the advent of big data and its implication for business analytical customer relationship management has gained strategic importance. Explain. तो बोल रहा है बिग डेटा के आने के कारण and its implication for the business, analytical customer relationship management importance gain कर लिया है, कैसे बताओ। तो आपको यहाँ पर analytical CRM क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है, बिग डेटा क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है, और दोनों एक दूसरे से कैसे फायदा दे सकता है वो आपको बताना है। तो इसमें ना, जैसे अगर आप अपने नोट्स को देखोगे तो एनालिटिकल CRM के बारे में हम लोग को पता है, और इमर्जेंस ऑफ बिग डेटा के कारण क्या हुआ, ठीक है, जैसे वो भी हम लोग को पता है। देखो ये लाइन को उठा के क्वेश्चन पूछा, विद द एडवेंट ऑफ बिग डेटा एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स एनालिटिकल CRM गेन्ड सुपीरियर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। इस लाइन को लेके क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको एक्सप्लेन करो। तो एक्सप्लेन में पूरा पैराग्राफ को एक्सप्लेन करना है। तो एनालिटिकल CRM क्या होता है आपको ये बताना है। इट इज़ टेक्नोलॉजी ड्रिवन, एप्लीकेबल मेनली फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ऑल पॉसिबल डेटा रिलेटेड टू कस्टमर आर कैप्चर्ड एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, स्टोर्ड इन सेंट्रल डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इंटरप्रेटेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू एनहांस कस्टमर वैल्यू। Repositories created which stores purchase, sales, financial data and marketing data which is retrieved in accordance। ये पूरा पैराग्राफ लिखना होगा। फिर ये भी लिखना होगा, इमर्जेंस ऑफ बिग डेटा has been there in business environment though the same arose to prominence early। ईयर वाइज नहीं लिखना है, बट बिग डेटा एक्सटेंड्स बियॉन्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा। बिग डेटा में आपका मतलब स्ट्रक्चर डेटा मतलब सजाया हुआ डेटा होगा, ऐसा नहीं है। उसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, क्लिक्स, स्ट्रीम्स, लॉग फाइल्स एंड मोर। The tools for searching, making sense of and acting on unstructured data differ from those available for data mining structured data sets। Structured data sets मतलब कस्टमर का प्रोफाइल, कस्टमर का पेमेंट पैटर्न, कस्टमर का ऑर्डर हिस्ट्री, वो स्ट्रक्चर्ड डेटा है। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है, उसका क्लिक्स, उसका मान लीजिए कोई कमेंट्स, उसका सोशल मीडिया में क्या क्या इंटरेस्ट है, वो सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो वो बिग डेटा है। तो वो बिग डेटा के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर एनालिटिकल CRM के बारे में बताया जा रहा है, राइट। और यहाँ पे बिग डेटा के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे बिग डेटा के बारे में बताया जा रहा है। अब उन दोनों का इंटरलिंक नहीं बताया गया, बस बोला बस इंपॉर्टेंस है, बट इंटरलिंक क्या है वो नहीं बताया गया। यहाँ पे एक नया चीज क्या है कि इन दोनों के इंटरलिंक के बारे में बताया है। यहाँ पे पहले एनालिटिकल CRM के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताया, फिर इंक्लूडिंग व्हाट इज CRM भी बताया। जैसे क्या क्या बताया मैं दिखा रहा हूं आपको। स्ट्रक्चर, इट इज द टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेफिनेशन, ये वाला पॉइंट मिल गया। ऑल पॉसिबल डेटा रिलेटेड टू कस्टमर आर कैप्चर्ड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, सेंट्रलाइज डेटाबेस आ गया, रिपोजिटरीज क्रिएटेड आ गया,
सारा यहाँ तक सब लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहे हैं, इट इज एनालिटिकल CRM इज द process of utilizing customer data and applying analytical techniques to gain insights into customer behavior, preference and expectation। ये इसका डेफिनेशन बता दिया यहाँ पे। फिर with the advent of big data, companies are now able to capture a wealth of customer data and use it to gain valuable insights। तो ये big data आने से क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि और डेटा मिल गया जिससे कस्टमर बिहेवियर हम पकड़ पाए। इससे क्या फायदा हुआ? दिस enables them to better serve their customers and create more tailored experience that are more likely to result in higher customer loyalty and satisfaction। तो ये बताया यहाँ पे यूज ऑफ बिग डेटा इन CRM। तो इसके बारे में आपका मैट में छपा हुआ नहीं था, बट आपको लिंक करके बताना पड़ेगा कि बिग डेटा आने से हमको और अच्छा इंसाइट्स कस्टमर के बारे में मिलने लगा। फिर व्हाट इज CRM बता दिया। CRM हैज बिकम अ स्ट्रेटेजिक टूल फॉर बिजनेस टू बेटर अंडरस्टैंड देयर कस्टमर्स एंड बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद देम। दिस कैन अल्टीमेटली लीड टू इंक्रीज रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पे CRM का डेफिनेशन भी बता दिया। तो इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसमें CRM का डेफिनेशन भी बताओ, आप इसमें एनालिटिकल CRM का डेफिनेशन भी बताओ। ये डेफिनेशन ऑफ एनालिटिकल CRM है, एनालिटिकल CRM का डेफिनेशन बताओ। फिर यूज ऑफ बिग डेटा भी बताओ आप। फिर इमरजेंस ऑफ बिग डेटा के बारे में फिर से बताया। विद द एडवेंट ऑफ बिग डेटा वापस से लिख दिया। फिर अब लिंकेज इंपॉर्टेंट है, ये बिग डेटा के बारे में बताया कि बिग डेटा क्या होता है, ठीक है। फिर लिंकेज भी बताया। एनालिटिकल CRM and big data are linked because CRM is used to analyze and interpret customer data in order to better understand customer behavior and preferences. Big data is collection of large unstructured data sets that can be used to uncover patterns and trends. By combining the two, companies can make big data to gain insights into customer behavior and allowing them to make more informed decision and improve their customer experience। तो ये जो लिंक यहाँ पे बताया, अगर आप ठीक से रिलेट करेंगे तो वही लिंक यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये रिपीट लग रहा है मेरे को, मुझे नहीं लगता कि इस लाइन का जरूरत है, इस पैराग्राफ का जरूरत है। सर अब चेक करने वाला उसको खोजेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट आप देखो यहाँ पे भी यही बात लिखा हुआ है। यहाँ पे व्हाट इज बिग डेटा के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, बिग डेटा इज बियॉन्ड स्ट्रक्चर डेटा इंक्लूडिंग अनस्ट्रक्चर डेटा। वापस नीचे में वही रिपीट लिख दिया है, बिग डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज अनस्ट्रक्चर डेटा सेट्स। तो अनकवर पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स के बारे में ऊपर में भी लिख दिया है कि गेन वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू कस्टमर बिहेवियर, ठीक है। तो वो वर्ड्स को चेंज करने से आंसर थोड़ी ना रिपीट करते रहेंगे, हम लूप में थोड़ी ना घूमेंगे। तो मेरे नज़र में हम ये वाला पैराग्राफ लिखते, डेफिनेशन ऑफ एनालिटिकल CRM एक नया बता दिया यहाँ पे, वो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। बट ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट था इसका कि कैसे यूज ऑफ बिग डेटा से आपको फायदा होगा, जो कि क्वेश्चन का अल्टीमेट रिक्वायरमेंट था, ठीक है। फिर CRM का डेफिनेशन भी ऐड किया हुआ है, तो आपको भी जब भी कोई क्वेश्चन एनालिटिकल CRM का है तो CRM के बारे में भी एक लाइन लिख दो, राइट। तो इससे ना थोड़ा सा पॉजिटिविटी मेरे को आपको देना था कि ये भी आपका पढ़ाई का पार्ट है जिसको आपको अपने नोट्स वगैरह में अब इनकॉर्पोरेट करने हैं। तो विथ ऑल दीज आप डिमोरलाइज नहीं होंगे, आपको इनफैक्ट पॉजिटिविटी खोजना है कि ये भी मेरे को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो CRM में जैसे आप क्या इनकॉर्पोरेट करोगे, एक फोर्थ पोर्शन इनकॉर्पोरेट करोगे कि कोलैबोरेटिव CRM भी मेरे को सीखना है। फिर एक और आप क्या इनकॉर्पोरेट करोगे, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स को इनकॉर्पोरेट करोगे, ठीक है। फिर एनालिटिकल CRM का डेफिनेशन भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, जो यहाँ पे आपको मिला, इट इज लिंक्ड विथ बिग डेटा। तो बिग डेटा का डेफिनेशन अगर आपने इनकॉर्पोरेट नहीं किया है तो ये भी यहाँ पर बिग डेटा का डेफिनेशन, एनालिटिकल में डेफिनेशन ऑफ बिग डेटा की अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट्स होता है, ये इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो भी आप इंक्लूड कर लेना, ठीक है। तो ये भी जो जो इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वो आपको अपने समरी नोट्स में घुसाना है। सर हम तो बना लिए, अब जगह ही नहीं है समरी नोट्स में, वो पेंसिल से एरो से खींच खाच के कहीं पे भी मार्जिन वार्जिन में बना लो। इसलिए मैंने आपको बोला था हमेशा समरी नोट्स है ना पेज में बनाओ, तो पेज आप जब जब चाहे ऐड कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो। कॉपी में बनाते हो ना तो क्या होता है, कॉपी में आपका कहीं ना कहीं आगे पीछे हो जाता है, वो फिर नोट्स एक्स्ट्रा जो लिखना है उसका स्कोप का जगह कम हो जाता है। तो ये CRM रिलेटेड मिला।
फिर आपको CPA रिलेटेड भी मिला है ना, कंपोनेंट्स ऑफ डिसीजन ग्रिड एनालिसिस, तो समरी नोट्स में जाकर उसको भी इनकॉर्पोरेट करना है। तो यू हैव टू बी स्मार्ट गाइस, बस कि आपको ये सब भी करना है। ऑलराइट, मैं इतना आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप ये सब स्टेप्स अपने लिए अब लेंगे जो आज की क्लास में आपने सीखा, उन सब को लेकर अपने समरी नोट्स को अपडेट करेंगे। ठीक, तो CRM का आप ये वाला बिग डेटा को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, CRM का रिस्क वाला को भी इनकॉर्पोरेट करना है। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ, 8 नंबर, इम्पैक्ट एंड रिस्क्स। इम्पैक्ट एंड रिस्क को भी अपडेट करना है ऑफ CRM। ओके, देखने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा, इतना मेहनत करना पड़ेगा। फिर क्या बोला मैंने, इसका मैंने बता ही दिया, CPA में जाके डिसीजन ग्रिड में करो। फिर यहां पर लिमिटेशंस ऑफ एंड वेज मीन्स, सो लिमिटेशन ऑफ एंड वेज मीन्स का वहां पे जाकर जो नोट्स अपने बनाए थे यहां पर, उसके समरी नोट्स में आपको यहां पे ऐड करना पड़ेगा 9 नंबर पॉइंट, लिमिटेशंस ऑफ एंड वेज मीन्स। तो हमें इतना सारे पॉइंट्स पता ही नहीं थे, तो वो पॉइंट्स आपको अपने समरी नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। यहां से देखकर इनकॉर्पोरेट इन समरी नोट्स मैंने लिख दिया है। सप्लाई चेन में सबसे कम समरी नोट्स का इनकॉर्पोरेशन था, कुछ इसमें छेड़छाड़ नहीं करना पड़ा, बस प्रेजेंटेशन सीखा। बट इधर में लिमिटेशन एक्स्ट्रा आ गया, फिर यहाँ पे डिसीजन ग्रिड का कंपोनेंट्स एक्स्ट्रा आ गया। ओके, सो इसके लिए भी मैं नोट्स में दिखा देता हूँ आपको कि जो भी नोट्स हमने बनाए थे उसमें जाकर यहाँ पे जो समरी नोट्स का आइडिया दिया था, इसमें ये तो अपने को CPA के एंगल से समझ में आया, डिसीजन ग्रिड एनालिसिस एज पर CPA, बट इसका कंपोनेंट्स का स्टेप्स आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स ऑफ डिसीजन ग्रिड एनालिसिस। अब इंस्टीट्यूट क्या हमेशा ऐसे करता है सर? ऐसा करना नहीं चाहिए, कभी कभी करता है, तो ये अपने को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। इसीलिए प्रैक्टिकल जब सिखाएंगे ना तो उसमें एकदम ढंग से सीख लेना, जिससे कि एटलीस्ट उसमें ये प्रॉब्लम ना आए। थ्योरी में फिर जो समझ में आएगा वही लिख कर आएंगे, लेकिन मार्क्स हमने तो देखा भर भर के मिलता है, ऐसा कभी मार्क्स का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ कुछ चेकर का दोष रहता है, बट अदरवाइज मार्क्स भर भर के मिलता है। आपको लिख के आना है और अच्छे से कवरेज देना है, जैसा आइडिया दिया जा रहा है। पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे ऐसे से मार्क्स आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कंपोनेंट्स ऑफ DCA यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लेना समरी नोट्स में। ठीक है, तो पूरा मैंने बता दिया, देखो उसको आपको फॉलो करना है। अब CRM में एडवांटेजेस बेनिफिट्स मैंने बता ही दिया अब, और इधर इम्पैक्ट और रिस्क का भी बता दिया। तो इसको समरी नोट्स को अपडेट करो जैसा बताया, और एक बार ये सारे क्वेश्चंस को फिर से देखो। ठीक है, ये बार सारे क्वेश्चंस को फिर से देखो। फिर वी विल वॉच आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, वी विल वॉच मोर क्वेश्चन पेपर्स। हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन पेपर्स, अब क्या ऐसा पूछ रहा है जो मेरे को फिर नहीं आता है, या कुछ और नया उसमें ऐड हो रहा है क्या। अगर ऐड हो रहा है तो फिर समरी नोट्स अपग्रेड होगा। ठीक है, और हम लोग देखेंगे अपना जो करंट नॉलेज बेस है उससे हम लोग कितना आंसर कर पा रहे हैं। एट द एंड ये समरी नोट्स जो बेस बन रहा है उससे आप कितना आंसर कर पा रहे हैं, वो हमारा अल्टीमेट गोल है, जो इस सब्जेक्ट को क्लास करते करते अपने को कमांड करना है। ठीक है, तो दैट्स इट इन दिस, आई विल सी यू सून। ऑलराइट।